हेलो बेटा, आज हम बात करेंगे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बता रहा हूँ मैं पहले आपको। इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं खूब अच्छी तरह जानते हो आप। जो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और एक होते हैं वीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि वो नंबर ऑफ आयंस में ज़्यादा ब्रेक होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मोर नंबर ऑफ आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मोर नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। और ये क्या करते हैं? लेस नंबर ऑफ आयंस बनाते हैं, लेस नंबर ऑफ आयंस। इस कंसेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं एक नई चीज़ आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देना उस पर। जैसे कि मान लो ये कोई सोल्यूशन है, ये कोई सोल्यूशन है, क्लियर होगी बात। इस सोल्यूशन में आपने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। क्या यूज़ करा आपने इसके अंदर? कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज़ कर लिया। ये तो ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ आयंस में ब्रेक होगा। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये मोर नंबर ऑफ आयंस देगा, देगा कि नहीं देगा। अब मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है इसका कुछ पोर्शन बच गया हो सकता हो कि सिर्फ ये इतना ब्रेक हुआ हो और जो ये रेड वाला पोर्शन है इसका बच गया हो, ये ना ब्रेक हुआ हो। तो अब मेरे दिमाग में आएगा कि मैं इसे ब्रेक करने के लिए क्या करूं, तो मैं फ़ौरन क्या करूंगा, इसको और डाइल्यूट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इसे और डाइल्यूट कर दूंगा, इसके अंदर और सॉल्वेंट मिला दूंगा। तो ज़्यादा डाइल्यूशन से क्या होगा, जो इसके नहीं भी टूटे होंगे वो भी टूट जाएंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट के कुछ मॉलिक्यूल्स रह गए होंगे, जो आयंस में ब्रेक नहीं हुए होंगे, वो भी ब्रेक हो जाएंगे। दिमाग तो यही कहेगा ना। तो बेटा स्ट्रॉन्ग के केस में क्या आता है कि स्ट्रॉन्ग नाम ही इसलिए पड़ा है कि वो कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो तो भी खूब ब्रेक होता है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन को आप लेस कर दो, मतलब उसको डाइल्यूट कर दो, तो भी वो जो है करीब करीब उतना ही ब्रेक होता है। जैसे मान लेता हूँ कि इसी का एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लो इसके अंदर टोटल थे 1000 जो है मॉलिक्यूल थे। आपने इसमें पहले जो है इसको ज़्यादा जो है डाइल्यूट नहीं किया था, तो पता चला उस केस में इसके 980 मॉलिक्यूल्स जो हैं डिसोसिएट होकर के आयंस में ब्रेक हो चुके हैं वो, ठीक है। 980 जो है आपके आयंस में ब्रेक हो गए। फिर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने इसको डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, जो 20 बच रहे थे अब वो भी डाइल्यूट हो जाएंगे। ओह सॉरी, जो 20 बच रहे थे अब वो भी आयनाइज हो जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो चीज़ पहले ही 1000 थी, 980 वो डिसोसिएट हो रहे थे, उसमें से डिकम्पोज हो रहे थे, तो डाइल्यूट करने पर वो जो थोड़े बहुत बच गया वो भी ख़त्म जो हैं आपके डिकम्पोज हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? अब मैं एक दूसरा केस आपको बताता हूँ। ये मैंने एक दूसरा बीकर लिया, इसके अंदर मैंने ये सोल्यूशन लिया, और इसमें भी मैंने क्या यूज़ किया, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया। क्या यूज़ किया? इलेक्ट्रोलाइट। ये मैंने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर लिया। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि आपका वीक है, तो ये पहले ही कम टूट रहा था। मान लो इसके अंदर जो है टोटल कितने थे, इसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल्स थे, क्लियर बात। इसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल्स थे, और सिर्फ पता चला 400 ही मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके आयनाइज हुए। 400 मॉलिक्यूल्स आयनाइज हुए, 600 नहीं हुए। तो अब मेरा दिमाग कहेगा यार ये 600 कैसे मैं आयनाइज करवाऊँ, तो मैं इसको और डाइल्यूट कर दूंगा, इसको पतला कर दूंगा। तो जब मैं इसको और डाइल्यूट करूंगा तो जो है इसका आयनाइजेशन ज़्यादा होगा। तो जो पहले 400 हो रहे थे अब पता चला वो 700 होना शुरू हो गए। फिर मैं क्या करूंगा, इसको और डाइल्यूट करूंगा, इसमें और भी ज़्यादा इसको डाइल्यूशन कर दूंगा, इसका और पतला कर दूंगा। तो अब पता चला ये जो 400 थे अब ये आपके 900 जो है डिसोसिएट होने लग गए, आयनाइज होने लग गए। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डाइल्यूशन करने पर ज़्यादा ब्रेक होता है, ज़्यादा आयनाइज होता है, ठीक है। तो जितना पतला मैं करता जाऊंगा वो उतने ज़्यादा आयंस बनाता जाएगा, और जितने ज़्यादा आयंस बनाएगा तो उसकी कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी, कंडक्टिविटी उसकी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर होगी बात। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है। अगर आप इसको डाइल्यूट करते हैं तो ये नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा देता है, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी होगी। लेकिन अगर यही बात मैं स्ट्रॉन्ग की करूँ, किसकी करूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की करूँ, तो ये तो बेटा जब मोर कॉन्सनट्रेटेड था ये तब भी आपका जो है
काफ़ी आयंस में ब्रेक हो रहा था, तो डाइल्यूट करने पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको अगर आप डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, उनके सोल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट करेंगे तो उनके आयंस जो हैं उतने ज़्यादा बढ़ने नहीं जा रहे हैं, उतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होंगे। इसका मतलब है उनकी कंडक्टिविटी पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन वीक वाले में ज़रूर पड़ जाएगा। ये बात किसने चेक करी थी? डिवाई हक्कल ने ये बात चेक करी थी। तो इस साइंटिस्ट ने ये सारी बातें जो है चेक करी, फिर अपना एक फार्मूला डिराइव किया और उस फार्मूले के बेस पे जो है अपना एक्सप्लेनेशन दिया। वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। बेटा, डिवाई हक्कल ने ये फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला जो है डिराइव किया। उसने कहा किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर होगी बात? ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी है, और ये है बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो है ये कंडक्टिविटी है लैम्डा एम नॉट। क्लियर होगी बात? सी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, सी खुद में क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर होगी बात? सी आपकी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन पर। तो ये जो आपका मैथमेटिकल फार्मूला आया, ये लो कॉन्सेंट्रेशन पर ज़्यादा एप्लीकेबल है। मेरी बात समझ में आई बेटा? ये लो कॉन्सेंट्रेशन पे फार्मूला जो है ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो लैम्डा एम सी, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम। इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब कर दूंगा तो जो उसकी कंडक्टिविटी होगी ये उसकी वैल्यू है, मोलर कंडक्टिविटी, और सी क्या है यहाँ पर? सी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है। गॉट द आइडिया? यहाँ से साफ पता चल रहा है कि लैम्डा सी एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी, ये आ रहा है। एक चीज़ बताना, इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। मान लो 10 आ जाए या 20 आ जाए या 50 आ जाए, कुछ तो वैल्यू आएगी। क्लियर है? और इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। इसकी मान लो है आपकी 1000 है इसकी वैल्यू, तो इस 1000 में से कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब ये जो फाइनल वैल्यू आएगी ये लेस देन 1000 आएगी या नहीं आएगी? खूब अच्छी तरह सोचो। ये जो टोटल वैल्यू आएगी ये लेस देन 1000 आएगी। इसका मतलब है कि ये जो भी वैल्यू है ये लेस देन 1000 है। क्या है ये? लेस देन, मान लो ये 1000 है। क्लियर होगी बात? और लेस देन 1000 ये टोटल वैल्यू है किसके बराबर? ये है बेटा लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब है जो लैम्डा एम एनी कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका 1000 से लेस है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। क्लियर होगी बात? लेकिन अगर यहीं पर आप इसको कंपेयर करो लैम्डा एम नॉट से, तो ये कितना बेटा? 1000 है। तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से लेस आ रही है, नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो ऊपर वाली वैल्यू है मतलब लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ये कम आ रहा है किससे? लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर होगी बात? इसका मतलब यही है कि अगर आप सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो उसके आयंस कम हो जाएंगे, और जब फ्री आयंस कम हो जाएंगे तो फिर उसकी कंडक्टिविटी भी लो हो जाएगी। क्लियर हुई बात? इसका मतलब है कि जितना पतला आपका, जितना डाइल्यूट आपका सोल्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा आपको आयंस मिलेंगे और उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी आएगी। ये बात दिमाग में सेट हुई है कि नहीं? मैंने इसको न्यूमेरिक के थ्रू भी आपको समझा दिया है कि जो लैम्डा एम नॉट है मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो 1000 है, और जो आपका एट एनी कॉन्सेंट्रेशन मोलर वो कंडक्टिविटी है वो लेस देन 1000 है। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि लैम्डा एम नॉट ग्रेटर देन लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर होगी बात? इसका मतलब है जितना आपका सोल्यूशन डाइल्यूट है उसके अंदर उतने ही ज़्यादा आयन है, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी है। अब दिमाग ये कहेगा कि जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूँ तो कंडक्टिविटी डिक्रीज़ क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है बेटा कि जो आयंस होते हैं उसको उसके जैसे दूसरे आयंस जो हैं, दूसरे अपोजिट आयन हैं, उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब वो उसको अट्रैक्ट करेंगे तो फिर उसके मोशन को वो स्लो कर देंगे। तो मोशन स्लो हो गया तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर गई। गॉट द आइडिया? क्लियर होगी बात मेरी? है तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था। ये डिवाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब मैं इसको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बेटा? ये देखो बेटा, बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ चेक करेंगे। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि
इस वाली डायरेक्शन में आप क्या मेज़र कर रहे हो, इस वाली डायरेक्शन में आप कॉन्सेंट्रेशन मेज़र कर रहे हो, और इस वाली डायरेक्शन में मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस जो है इसको आप चेक कर रहे हो। गॉट द आइडिया, ये चीज़ें आप चेक कर रहे हो। क्लियर है। अब मैं करता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात। ठीक है, तो जब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करूँगा, क्या करूँगा, डाइल्यूट। जब मैं इस तरफ आ रहा हूँ तो डाइल्यूट हो रहा है, इस तरफ आ रहा हूँ तो डाइल्यूट हो रहा है। क्लियर होगी बात। और अगर मैं इस तरफ जाऊँगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो अब ज़रा देखो, जब मैं इधर से इधर आ रहा हूँ, लेफ़्ट साइड में आ रहा हूँ, इस साइड से मैं इस साइड से आ रहा हूँ, तो लगातार जो है मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। खूब अच्छी तरह देख लो, खूब अच्छी तरह देखो, लगातार देखो, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसका मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है। कैसे पता चलेगा बेटा, ये बताता हूँ। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हाइट ज़्यादा है, ये हाइट आपकी कम हो गई, ये हाइट आपकी और कम हो गई, ये हाइट आपकी और कम हो गई, ये हाइट आपकी और कम हो गई। बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं आ रहा, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि डिक्रीज़ कर रही है। तो जब मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो डिक्रीज़ कर रही है, और अगर मैं इस तरफ मूव करूँगा तो इंक्रीज़ करेगी। मतलब अगर मैं लेफ़्ट की साइड आ रहा हूँ तो मोलर कंडक्टेंस के ऊंचे ऊंचे बार दिखाई दे रहे हैं आपको, बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है। ठीक है, और जब मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा हूँ, इसका मतलब मैं सोल्यूशन को पतला कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर रहा हूँ। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इस वाले पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन 0 है, और जब इस तरफ जाऊँगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो जब मैं इधर से इस तरफ आऊँगा तो कॉन्सेंट्रेशन लगातार डिक्रीज़ कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन आप जरा गौर से देखो, उसका कंडक्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लगातार जो बार हैं वो बड़े होते चले जा रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, इसका मतलब डाइल्यूशन से क्या होता है, डाइल्यूशन से आपके आयंस जो है ज़्यादा बनते हैं। जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ज़्यादा मोशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर है। अब बेटा बात करूंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट की, लेकिन जरा एक मिनट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके नेचर को तो देख लें। उसके नेचर को देखो बेटा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो डाइल्यूशन होने के बाद बहुत ज़्यादा उस पर फ़र्क पड़ता नहीं है। देखो बेटा कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मान लो ये है, इतना कंडक्टेंस है, अब कंडक्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, थोड़ा सा और 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 इंक्रीज़ हो गया। अगर आप गौर से इन ये जो बार मैंने बना दिए, ये लाइंस मैंने खींच दी, इनकी हाइट को अगर चेक करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसके कंडक्टेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ से लेफ़्ट साइड में आते हैं तो कंडक्टेंस की वैल्यू पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस तरफ आते हैं तो डाइल्यूट करते जा रहे हैं। मतलब डाइल्यूशन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टेंस जो है, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा टूटने को तैयार है। आप पतला भी कर दोगे तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा। मैंने वहाँ बताया था आपको 1000 मॉलिक्यूल टोटल थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। अगर कॉन्सेंट्रेट भी रखते थे तो मैंने कहा था 980 उसके जो है मॉलिक्यूल आयंस में ब्रेक हो रहे हैं। ये बात मैंने वहाँ बताई थी आपको। क्लियर हुई कि नहीं हुई। और जब मैंने उसको डाइल्यूट भी करना शुरू कर दिया तो 10-20 जो बचे बस वो आपके और डिसोसिएट हो जाएंगे, तो उनके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत आपको कंडक्टेंस और मिल जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिक चेंज नहीं आने जा रहा है इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर यही बात मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की करूँगा तो बिल्कुल मामला बदल जाएगा। मैं अभी इसको प्रूव करता हूँ। देखो बेटा, अगर मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो, जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम है, कॉन्सेंट्रेशन आपकी लगातार डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो कंडक्टेंस लगातार आपकी इंक्रीज़ कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो ये जो मैं लाइंस खींच रहा हूँ इनकी हाइट बढ़ती जा रही है, मतलब कंडक्टेंस इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे जैसे मैं पतला करता जा रहा हूँ वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इंक्रीज़ करती गई। इसका मतलब है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डाइल्यूट करने पर ज़्यादा आयंस में ब्रेक होते हैं। जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतना ज़्यादा कंडक्टेंस आपको मिलेगा। गॉट द आइडिया। तो ये चीज़ जो है आपकी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मैंने दिखाई। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें KCl था, वीक इलेक्ट्रोलाइट इसमें एसिटिक एसिड है। दोनों का केस मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। क्लियर हो गई बात। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखो बेटा, ये कहता है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एट 298 केल्विन आर गिवन बिलो, सो दैट द प्लॉट बिटवीन लैम्डा एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी है और ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन है। इज ए स्ट्रेट लाइन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एंड
ए फॉर KCL, ए की वैल्यू निकालनी है आपको और लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो एक तरफ तो मैं सी की वैल्यू लिख लेता हूँ, जो कॉन्सेंट्रेशंस वगैरह है मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ क्या है, ठीक है। और एक तरफ मैं जो है आपको उसकी कंडक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर क्या है आपका C⁻1/2, ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये है आपकी मोल पर लीटर, और इसकी पावर कितनी 1/2 आ जाएगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी 1/2 है, तो इसकी यूनिट मैंने लिखी और कुछ नहीं किया। इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी, लैम्डा मोलर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, ये आ जाएगा आपका। गॉट द आइडिया, ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ बेटा इसकी। ये है आपकी, जा करके स्टार्टिंग शुरू कर देता हूँ मैं 0.0 आपकी जो है 01407, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। और इसके बाद अगली आपके पास 0.01758, ये आ रही है, क्लियर है। और उसके बाद क्या आ रही है, ज़रा ध्यान दो, उसके बाद जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 0.02283, और ये आ जाएगी 0.03145। क्लियर होगी बात। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये 4 कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है। ध्यान रखना, ये जो भी वैल्यूज़ दे रहा है कॉन्सेंट्रेशन में, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी का मुझे अंडर रूट निकालना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। इन सभी के लिए मैंने अंडर रूट निकाल लिया और इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, ये आ रही हैं। क्लियर होगी बात। ये 4 एक्सपेरिमेंट इसने कर रखे हैं। अब इनकी वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, इसको ज़रा चेक करता हूँ। ये आ रही बेटा 148.61, 148.61, ये आ रही बेटा 148.29, ये आ रही 147.81 और ये आ रही 147.09। ये वैल्यूज़ आ गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक ग्राफ बना लूँगा। इस तरफ मैं कॉन्सेंट्रेशन करूँगा और इस तरफ मोलैरिटी, मोलर कंडक्टिविटी, और इस तरफ क्या है अंडर रूट सी। तो जब बेटा मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा इन दोनों के बीच में, जब मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा तो ज़रा दिमाग लगाओ, इसमें कौन सी वैल्यू लो है और कौन सी वैल्यू हाई है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे आप जो है राइट की साइड जाओगे तो आपकी जो वैल्यूज़ जब पुट करोगे ना आप, देखो इसमें ये है 0.0147, ठीक है, ये है 0.01758, तो ये तो 1 की डिजिट में, ये थोड़ा इंक्रीज़ कर गई और ये और इंक्रीज़ कर गई, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू आपको राइट की तरफ, इधर से इस तरफ जब जाऊंगा इसका मतलब है मेरी कॉन्सेंट्रेशन अंडर रूट सी बढ़ रहा है। क्लियर है। तो 0.01407 पर कितना 148.61 है। ये सारी वैल्यूज़ जब मैं प्लॉट करना शुरू करूँगा तो मुझे कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है बात। ये ग्राफ मुझे इस तरह का मिल जाएगा, ये रहा ग्राफ। क्लियर होगी बात। और जहाँ पर इसने इस वाले पॉइंट को टच किया, ये मेरा क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला मेरा पॉइंट होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस होगा। और इस पॉइंट पर जो मेरा लैम्डा एम होगा उसी में क्या कह दूंगा, लैम्डा एम नॉट कह दूंगा। खूब अच्छी तरह सोच लो बेटा, खूब अच्छी तरह सोच लो। ये जो है इस वाले पॉइंट पर मेरा इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। जीरो के नज़दीक आ रहे हो ना आप, जीरो मतलब कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, मतलब इनफाइनाइटली आपने डाइल्यूट कर दिया उसको। तो ये जो भी आपको मोलर कंडक्टिविटी उस टाइम पर मिलेगी दैट विल बी लैम्डा एम नॉट। क्लियर हो गया। तो ये मैं निकाल सकता हूँ। ये जो है जब आप इसमें प्लॉट करोगे ना इन पॉइंट्स को, जब इन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे अच्छी तरह, तो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये जो भी मिले आप देख लेना, अपना ग्राफ पेपर पे करना पड़ेगा ये। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ ए कैसे निकलेगा। ए क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। ए आपका स्लोप है। ए क्या चीज़ है, ए स्लोप है। ये थोड़ा सा टफ हो गया क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो गया, क्योंकि एक फार्मूला होता है आपका लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। ये होता है बेटा। इसमें सी वेरिएबल है, लैम्डा एम नॉट कॉन्स्टेंट है। क्लियर होगी बात। और ये आपका ये वेरिएबल है, ये चीज़ तो कांस्टेंट है, ठीक है, और ये भी आपका कांस्टेंट है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर ये चीज़ वेरिएबल है और अंडर रूट सी में सी वेरिएबल है। क्लियर है। तो ये एक तरह की लाइन बन जाती है और लाइन का जो स्लोप निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है ए के इक्वल कर देंगे। तो ये स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप कैसे निकलता है, ये मैथ का काम है, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, उसमें इतना में चेंज निकाल लो और इस वैल्यू में चेंज निकाल लो, मतलब ये ग्रीन का चेंज निकाल लो और ब्राउन का चेंज निकाल लो, इसका रेशियो निकाल लो। समझ में आ गई बात? ये जो ग्रीन पार्ट की वैल्यू है और डिवाइडेड बाई जो ब्राउन पार्ट की वैल्यू आएगी, उसका जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया, लेकिन जो मैं बताना चाहता था शायद आप समझ पाए हो कि जैसे जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को लो करना शुरू किया है तो उसने जो है वाई एक्सिस को कहीं कट किया, वो मेरा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ग्रीन वाला जो पॉइंट मैं अब बनाने जा रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस होगा। और यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टेंस होगा, वो लैम्डा एम नॉट होगा। गॉट द आइडिया? इस तरह से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। ये देखो बेटा, कोलार्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी ये मैं बताता हूँ। जब मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन करता हूँ, जब मैं सोल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देता हूँ, मतलब बहुत पतला कर देता हूँ, ठीक है, तो होगा क्या, जो पर यूनिट आपका जो है, पर यूनिट क्यूब में जो आपका मटेरियल आएगा वो काफ़ी कम होगा, वो जो है काफ़ी कम होगा। ये आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है और इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर आयंस होंगे। क्या होंगे, इसके अंदर आयंस होंगे। और वो आयंस जो हैं क्या करेंगे भाई, उन आयंस की कंडक्टेंसी तो हमें निकालनी पड़ती। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दूंगा तो ये जो आपको ब्राउन वाले पार्ट दिख रहे हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो इनकी कंडक्टेंस निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर आ गई मेरी बात समझ? तो इसमें जो है आप इसकी जो है कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल पाएंगे एकदम एग्जैक्ट, तो इसका कंडक्टेंस निकालना बड़ा मुश्किल होगा। तो इस काम में मदद करी थी कोलार्स ने। उसने क्या कहा, उसने ये बताया कि आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, जो मन में आए वो इलेक्ट्रोलाइट ले लो। आपने मान लो NaCl ले लिया, ठीक है, अब आप इसको जो है किसी सोल्यूशन में ले रहे हो, ठीक है, और डाइल्यूट सोल्यूशन बना रहे हो, तो ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा। ये चीज़ क्या हो जाएगी, आयंस में ब्रेक हो जाएगी और क्या बना लेगी, Na पॉजिटिव बना लेगी और Cl निगेटिव बना लेगी। क्लियर है? तो एक चीज़ बताना, जो इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कितने Na पॉजिटिव बने हैं और कितने Cl निगेटिव बने हैं और इनका कंडक्टेंस कितना है। भाई पूरे सिस्टम का जो कंडक्टेंस है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ आयंस कितने बने। नहीं समझ में आई बात? अगर NaCl में नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनेंगे तो उसका कंडक्टेंस भी ज़्यादा आएगा। इसका मतलब है इसके आयंस का जो कंडक्टेंस है वो ही मिला करके जो आपका है इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस हो जाएगा। वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे आयंस का कंडक्टेंस नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है भैया ये जो इलेक्ट्रोलाइट NaCl है इसको जब आपने सोल्यूशन के अंदर लिया था तो इसका कंडक्टेंस बताओ, NaCl का कंडक्टेंस क्या होगा, कितना होगा। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दूं तो इसका कंडक्टेंस बताओ क्या होगा। तो मैं NaCl का कंडक्टेंस निकालना चाहता हूं, इसका मतलब मैं पहले ये चेक करूं NaCl के साथ हो क्या रहा है। NaCl को जैसे ही आप सोल्यूशन में लोगे फ़ौरन Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट जाएगा और ये आयन जो है रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर मूव करना शुरू कर देंगे। यही इसका कंडक्टेंस है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो अगर आपको NaCl का कंडक्टेंस निकालना, मोलर कंडक्टेंस ऑफ व्हाट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, मोलर कंडक्टेंस ऑफ किसका, NaCl अगर आपको निकालना है तो ये क्या आएगा, ये आएगा इसके इंडिविजुअल आयन का कंडक्टेंस, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव और लैम्डा नॉट क्या, Cl निगेटिव। क्लियर होगी बात? अब आप कहेंगे लैम्डा नॉट क्या चीज़ है, ये बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। क्या है ये, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ये। समझ में आया कि नहीं आया? ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि बस हद हो गई, अब इससे ज़्यादा आयंस में ब्रेक नहीं हो सकते भाई। जब आप इनफाइनाइटली इसको डाइल्यूट कर दोगे तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं वो सारे के सारे टूट जाएंगे, वो सारे के सारे टूट जाएंगे। अब उसको और डाइल्यूट करोगे तो क्या कुछ ज़्यादा आयंस बन जाएंगे, जब कुछ बचा ही नहीं तो आयंस में कौन ब्रेक होगा। इसका मतलब है कि जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देते हो तो उसके अंदर मौजूद जितने भी आयन हैं वो सब सोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं। क्लियर होगी बात? तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं उसको। क्लियर होगी बात? इसका मतलब है कि जब हम इनफाइनाइटली डाइल्यूट करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल है, वो सम के बराबर है। किसका सम करना है मुझे, प्लस किसको करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन मल्टीप्लाई प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ये तो हो गया NaCl का केस। अब अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ले लें,
मैंने मान लो ले लिया AlCl3 ले लिया, तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये बेटा एक Al+3 बना लेगा और 3 Cl निगेटिव बनाएगा। ये तो आयंस ही ज़्यादा बना रहा है, ये तो आयंस ज़्यादा बना रहा है, और अगर ये आयंस ज़्यादा बनाएगा तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी ज़्यादा आएगी। तो मैं जब लिखूँगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ व्हाट AlCl3, तो किसके इक्वल आएगी, वो आएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl निगेटिव आयन, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों, इसने जो है 3 Cl निगेटिव दिए थे। कुछ पल्ले बड़ी बात, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करना यहाँ से भी 1 से पड़ेगा, लेकिन 1 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। समझ में आ गई बात, तो ये आ जाएगा आपका। और एग्जाम्पल दे देता हूँ आपका, जैसे मान लो आपने ले लिया Al2SO4 ले लिया, क्या ले लिया, Al2SO4 कितना, होल थ्राइस ले लिया मान लो, तो जब ये आयंस में ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2Al+3 बनाएगा और 3 सल्फेट आयन बनाएगा 3SO4-2। ये बात समझ आई कि नहीं आई, ये चीज़ बना लेगा। इसकी केमिस्ट्री सिर्फ इतनी है। अब इसकी आपसे किसी ने पूछ लिया कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ निकालो Al2SO4 होल थ्राइस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी, किसकी, Al+3 की, और किसकी निकालनी पड़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी SO4-2 की। अब आपको ये देखना है कि Al कितने बने थे, 2 बने थे, SO4-2 कितने बने थे, 3 बने थे, फिर दोनों का क्या कर दोगे, सम कर दोगे। तो ये जो पूरी चीज़ है, ये जो पूरी मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम है, ये आपको क्या दे देता है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर इनफाइनाइटली डाइल्यूटिंग दैट सोल्यूशन। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। अब एक जनरल बात कर लेता हूँ। जनरल बात क्या है वो बताता हूँ। मान लो मैंने ले लिया स्मॉल x ले लिए कैपिटल X के और स्मॉल y ले लिए कैपिटल Y के। इसने बना लिया स्मॉल a कैपिटल A का और स्मॉल b कैपिटल B का बना लिया। ये कहानी हो रही है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये कहानी कुछ हो रही है। या फिर एक काम करते हैं, सॉरी ये मत लो, मुझे तो इलेक्ट्रोलाइट लेना है। तो मैंने मान लो ले लिया कैपिटल A स्मॉल a और कैपिटल B स्मॉल b, और ये आयनाइज होकर के ये बना रहा है और ये बना रहा है। ये मान लो मेरा कैटायन है और ये मेरा एनायन है। क्लियर होगी बात। तो अब उसने ये पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया, उसने कहा मोलर कंडक्टिविटी निकालो, किसकी, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, इस साल्ट की निकालो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनफाइनाइटली डाइल्यूशन पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लूँगा, किसकी, कैटायन की। फिर किसके साथ ऐड कर दूंगा, इनफाइनाइटली मोलर कंडक्टिविटी किसकी, बताओ भाई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, B निगेटिव की। अब मल्टीप्लाई किससे करूँगा, इस वाले को तो मल्टीप्लाई करूँगा स्मॉल a से और इस वाले को मल्टीप्लाई करूँगा स्मॉल b से। तो ये जनरल फार्मूला आपका तैयार हो गया। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया। तो ये बात कोलार्स ने बताई थी, ये बात कोलार्स ने बताई थी। क्लियर होगी बात, कि जो भी मैं इलेक्ट्रोलाइट देता हूँ वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। अगर आपने उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट किया है तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कैसे कैलकुलेट कर पाऊँगा। जो आयंस दिए हैं उनकी आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो, उनको उनके रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ आयंस से मल्टीप्लाई कर दो और उनको ऐड कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी आपको इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मिल जाएगी। क्लियर हो गया। जब आपने उसको बहुत पतला कर दिया तब उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, वो केस है। क्योंकि उस केस में मैंने आपको फिर बता देना है कि उस केस में जब आप इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देते हो तो जो आपका पर सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट है या आयंस हैं वो बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, उसको काउंट करना मुश्किल होता है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से मुझे दिक्कत आएगी। तो उस केस में आपका किसने हेल्प करी थी, उस केस में हेल्प करी थी कोलार्स ने। गॉट द आइडिया। उसने ये फार्मूला जनरेट करके दे दिया। तो जो सबसे नीचे ग्रीन कलर में फार्मूला है ये जनरल फार्मूला है आपका, ये आपको याद रखना है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं करवा दूंगा तो उससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गॉट द आइडिया। इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा इसी में मैं और बता दूं आपको, जब आपसे कोलार्स लॉ पूछेगा तो आपको एक तो डेफिनीशन देनी पड़ेगी। ये डेफिनीशन मैंने खूब अच्छी तरह आपको समझा दिया है, और ये आपको फार्मूला देना पड़ेगा। क्लियर है, ये आपको फार्मूला देना पड़ेगा, तब जा करके आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है बेटा। अब एक आध प्रॉब्लम देखते हैं न्यूमेरिकल। ये बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखो। इफ़ द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl HCl एंड
sodium acetate are this respectively, what will be that of acetic acid? एसिटिक एसिड की आपसे पूछ रहा है ये, ठीक है। तो देखो बेटा मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी किसकी, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है आपको NaCl की, ठीक है, ये दी हुई है, ये गिवन है। मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है बेटा आपको HCl की, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है बेटा आपको सोडियम एसीटेट की, क्लियर है। और मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है सोडियम एसीटेट हो गया आपका, हाँ जी हो गया, सोडियम एसीटेट की दे रखी। तो तीनों की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है आपको, क्लियर है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी दैट ऑफ एसिटिक एसिड, ये आपसे पूछ रहा है, आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एसिटिक एसिड की, किसकी निकालनी है, एसिटिक एसिड, इसकी आपको कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब मैं इसकी केमिस्ट्री बताता हूँ आपको। इसकी केमिस्ट्री देखो बेटा, पहले वाली इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा क्या आएगा, लैम्डा एम NaCl, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात है तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl निगेटिव। क्लियर हो गया, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी लैम्डा एम कौन सा HCl, किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl निगेटिव। तीसरा केस बेटा आपका क्या बन जाएगा, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सोडियम एसीटेट CH3COONA, तो इसका फार्मूला क्या डेवलप होगा, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव और प्लस लैम्डा नॉट क्या, एसीटेट आयन CH3COO निगेटिव। ये आ गया आप, क्लियर है, ये चीज़ें आ गई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, और ये सारी वैल्यूज़ मैं बता देता हूँ कितनी दी हुई है। देखो बेटा ये वाली जो वैल्यू है ये दी है 126.4, ये वैल्यू कितनी दी है 425.9, और ये वैल्यू दी है बेटा 991.0, ये दे रखी है। अब पूछ किसकी रहा था, पूछ रहा था एसिटिक एसिड की, किसकी पूछ रहा है, एसिटिक एसिड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा था, ये चीज़ पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या जनरेट होगा, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट एसीटेट आयन, ये मेरा फार्मूला जनरेट होगा। अगर मैं कहीं से ये वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये वैल्यू, तो मेरा आंसर आ गया। अब देखो ये वैल्यू कैसे आएगी, दिमाग लगाओ कैसे आएगी। अगर मैं इसको मान लूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लूँ इक्वेशन नंबर 2, इसे मान लूँ इक्वेशन नंबर 3, तो ज़रा दिमाग लगाओ, इक्वेशन 1 से अगर इक्वेशन 3 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आएगा, खूब अच्छी तरह सोचना। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ लिख लेता हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, उससे क्या होगा, Na पॉजिटिव वाले से Na पॉजिटिव कैंसिल हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, ज़रा दिमाग लगाओ, Cl निगेटिव और एसीटेट निगेटिव बना, खूब अच्छी तरह देखना बेटा। मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना लैम्डा नॉट Cl निगेटिव माइनस लैम्डा नॉट CH3COO निगेटिव, और ये आ गया 126.4 माइनस 91। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करूँ, अब अगर मैं इसमें इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ, इस वाले में इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दूँ, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ज़रा दिमाग लगाओ, इक्वेशन 2 को ऐड करने जा रहा हूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा लैम्डा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl निगेटिव। क्लियर है, और ये वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी है बेटा 425.9, ये दे रखी। अब जब मैं इसको ऐड करूँगा तो देखो होगा क्या, ऐड करते ही इस वैल्यू से, ऐड नहीं करूँगा, मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसको। इक्वेशन 2 में से मैं इस पूरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉजिटिव से ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो अब बचेगा क्या, ज़रा दिमाग लगाओ क्या बचेगा। अब हमारे पास क्या बचेगा वो बताता हूँ। हमारे पास बचेगा यहाँ से तो लैम्डा H पॉजिटिव बच गया, लैम्डा H पॉजिटिव ये नॉट, और यहाँ से क्या बच गया, प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन, ये प्लस आपको काउंट करना है। क्लियर होगी बात, तो ये आ जाएगा प्लस का लैम्डा नॉट एसीटेट आयन, क्या आ गया, एसीटेट आयन आ गया।
और ये चीज़ किसके इक्वल आई, क्योंकि मैंने क्या किया है जरा गौर से देखो, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 किया है, इसका मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है। क्लियर होगी बात। तो ये क्या आएगा आपका 425.9 माइनस 126.4 माइनस 91, ये जो आंसर आएगा ये आपका फाइनल आंसर होगा। गॉट द आइडिया। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्या दिया है क्या लाना है ये आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर है। मैं फिर एक बार पूरे को बता देता हूँ। देखो क्या क्या है, मैंने क्या क्या किया यहाँ पर। मैंने सबसे पहले ये एक इक्वेशन बनाई, फिर दूसरी इक्वेशन ये बनाई, फिर तीसरी इक्वेशन ये बनाई। जो चाहिए वो मैंने देखा, मुझे चाहिए था ये वैल्यू मुझे चाहिए थी इतनी, तो मैं अपना दिमाग को प्रोसेस करूँगा और देखूँगा क्या चीज़ मैं हटा दूँ और क्या चीज़ बचा लूँ। तो मैंने सबसे पहले इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को हटाया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरा जो आंसर आ गया वो इस फॉर्म में आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लैम्डा एच पॉजिटिव और लैम्डा एसीटेट आयन। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में से एक और इस पूरी वैल्यू को घटा दूंगा, इस ग्रीन वाली में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा डिज़ायर्ड रिजल्ट आ गया। गॉट द आइडिया। थैंक यू।